I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस वीडियोस। क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस की वीडियोस इस पर अपलोड हो रही हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। तो इन सब सुविधाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is demand function. इसे हम factors affecting demand भी कहते हैं या इसे determinants of demand भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let us discuss about the demand function. जैसा आप जानते हैं कि demand of a commodity is being affected by the various factors. किसी भी चीज़ की डिमांड को अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, जिसमें ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर है, और इसी तरह से पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनका डिमांड ऑफ ए कमोडिटी के साथ किस तरह का रिलेशन है, उस रिलेशन को ही हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। So demand function refers to the set of different factors which affect the demand. इसको हम determinants of demand भी कहते हैं। मांग के निर्धारक तत्व भी इनको कहा जाता है। डिमांड फंक्शन जो है वो दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम उन फैक्टर्स को लेते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसी तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम इसमें शामिल करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। इसी तरह से जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो भी इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, दिस आल्सो अफेक्ट्स द इंडिविजुअल डिमांड। एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, ये भी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से जितने भी फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर आते हैं, और कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब मार्केट डिमांड क्या है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मार्केट डिमांड को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो क्या है?
उसमें पहला पॉइंट है पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का जो आकार है वो मार्केट डिमांड को प्रभावित करता है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आय का जो वितरण है वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं दिस बिकम्स अंडर द मार्केट डिमांड फंक्शन, इसको हम मार्केट डिमांड फंक्शन में शामिल करते हैं। तो डिमांड फंक्शन जो है वो एक रिलेशनशिप को शो करता है किसी भी चीज़ की डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में। और डिमांड फंक्शन जो है ये दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब है उन सभी फैक्टर्स से जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एंड मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब है उन फैक्टर्स से है जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं। सो दिस वाज डिमांड फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। सो जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है उसको अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। वस्तु की जो अपनी कीमत होती है वो भी उसकी डिमांड को प्रभावित करती है। किस तरह से करती है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। जनरली किसी भी चीज़ की प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ऐसा जनरली होता है। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी होती हैं जहां पर सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन देखा जाता है। सो जैसा आप यहां देख रहे हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया गया है। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर प्राइस को इंडिकेट किया गया है। डी डी यहाँ पर डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और अब आप यहाँ देखेंगे कि जब प्राइस ओ पी है तो यहाँ पर जो डिमांड है वो ओ क्यू है। जब प्राइस ओ पी था तो डिमांड कितना था, ओ क्यू। लेकिन जब प्राइस में कमी आती है, प्राइस गिरकर जो है पी वन हो जाती है, ओ पी से कम हो गया, कितना हो गया ये, ओ पी वन हो गया, इसमें कमी आ गई। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं ये प्राइस में डिक्रीज हो रहा है यहाँ, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है। ये क्यू से क्यू वन पर चला गया यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स करके देखें कि मान लो प्राइस P1 पर थी पहले, अब P1 से बढ़ के क्या होगी, P होगी। अगर प्राइस में वृद्धि हो गई तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो Q1 से कम हो, कितना हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पे डिमांड में कमी आ गई। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी है उसकी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है संबंधित वस्तुएं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है स्थानापन्न वस्तुएं, मतलब जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकता है। जैसे टी एंड कॉफ़ी है, पेप्सी एंड कोक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं इसके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे लोग चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, या चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। सो दीज गुड्स कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर। दूसरी तरफ है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो जिनकी डिमांड एक साथ होती है, विच हैव जॉइंट डिमांड। तो किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन चीज़ों की डिमांड एक साथ की जाती है, जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर आपको ड्राइव करना है तो आपको व्हीकल भी चाहिए आपके पास, और उसमें फ्यूल भी चाहिए। तो सपोज़ कि आपने कार चलानी है, तो कार चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए कार में, या डीजल चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों चीज़ों की डिमांड एक साथ की जाएगी। इसी तरह से पेन एंड इंक है। आपको लिखना है, राइटिंग के लिए आपको पेन भी चाहिए, तो पेन में इंक भी चाहिए। दिस इज कम्प्लीमेंट्री गुड। तो जैसा मैंने कहा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या लिया था हमने, टी एंड कॉफ़ी और पेप्सी एंड कोक। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर इनमें रिलेटेड गुड्स में जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर इसकी किसी एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे की डिमांड पर क्या असर पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डिमांड फॉर टी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर चाय की डिमांड कम हो जाएगी। जब चाय की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर चाय की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो अब चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कंपैरेटिवली चाय के मुकाबले फिर पहले की स्थिति से वो सस्ती समझी जाएगी। इसलिए लोग क्या करेंगे कि डिमांड फॉर कॉफ़ी को इंक्रीज करेंगे, जो कॉफ़ी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर मान लो प्राइस ऑफ टी डिक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, जो डिमांड फॉर टी है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके रिजल्ट से जो डिमांड फॉर कॉफ़ी है फिर वो डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशन है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, प्राइस का, और एक दूसरे की डिमांड के साथ किस तरह से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री गुड्स में हम कार एंड पेट्रोल को ले रहे थे, पेन एंड इंक को ले रहे थे, कैमरा एंड रील को यहाँ लिया जा सकता है। ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वो होती हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स में एक की प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे की डिमांड पे क्या असर पड़ता है। सो सपोज कि प्राइस ऑफ कार इंक्रीज हो गया, कार की कीमतें बढ़ गई। अब कार की कीमतें बढ़ने से क्या होगा, डिमांड ऑफ कार विल डिक्रीज। तो इससे कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कम कारों का इस्तेमाल होगा अब, और जब कारों का इस्तेमाल कम होगा तो डिमांड फॉर पेट्रोल विल आल्सो डिक्रीज। जब कारें ही कम इस्तेमाल होगी तो फिर फ्यूल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, इससे जो पेट्रोल है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये वाइस वर्सा भी होता है, इसके विपरीत भी होता है। विपरीत का मतलब है कि सपोज प्राइस ऑफ कार डिक्रीज हो गया, तो प्राइस ऑफ कार के डिक्रीज होने की वजह से जो डिमांड ऑफ कार है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कारें अगर सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो जब डिमांड बढ़ेगी कार्स की, तो नेचुरली है कि पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की जो आय है वो किस तरह से डिमांड को प्रभावित करती है। लेट अस डिस्कस दिस। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम एंड नॉर्मल गुड्स की डिमांड, इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, so demand for normal goods also increases. There is a positive relation between the two. Income increases,
and demand also increases. On the other hand, if income decreases, demand also decreases. So there is again the positive relation between the two. दोनों एक ही दिशा में यहाँ पर मूव हो रही हैं। जैसा इसे डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर जो है वो इनकम को शो किया गया है। इनिशियल स्टेज में जब इनकम आपकी ओ वाई है तो डिमांड ओ क्यू के बराबर है, और जब इनकम बढ़कर ओ वाई वन हो जाती है तो जो डिमांड है वो भी बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब इनकम ओ वाई से बढ़कर ओ वाई वन हुआ तो डिमांड भी बढ़कर जो है ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो गया। और इसको हम रिवर्स भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो इनकम ओ वाई वन से कम होकर ओ वाई पे आया है तो फिर डिमांड कम होकर ओ क्यू वन से कम होकर ओ क्यू हो जाएगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टू। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका स्लोप आप देख रहे हैं, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका पॉजिटिव स्लोप है। इसका कारण क्या है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसी वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो जैसा आप जानते हैं, इंफीरियर गुड्स जो हैं वो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसीलिए इनका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए देसी घी एंड डालडा घी को अगर हम कंपेयर करें तो डालडा घी जो है वो एक लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट है। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो डालडा घी की जगह देसी घी को यूज़ करना पसंद करता है और देसी घी की डिमांड बढ़ जाती है, जबकि जो डालडा घी है उसकी डिमांड कम हो जाती है। इस तरह से इन्फीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। दूसरे शब्दों में हम इसको यूं कह सकते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इसे आप एक डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ समझ सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया गया है, जबकि वाई एक्सिस पर इनकम को लिया गया है। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड का जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, उसको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि इनिशियल लेवल पर जो इनकम है वो ओ वाई के बराबर है, जबकि डिमांड जो है वो ओ क्यू के बराबर है। लेकिन जब यहाँ इनकम कम हुआ, ओ वाई वन हो गया, जब इनकम कम हुआ कंज्यूमर का, तो उस समय जो डिमांड है वो बढ़ गई, ओ क्यू से बढ़कर ये ओ क्यू वन हो गई। मतलब कि जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ रही है कंज्यूमर की इनकम कम होने पर। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इन्फीरियर गुड्स है उस केस में जो कंज्यूमर का इनकम इफेक्ट है वो क्या होता है, वो नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो जब कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के टेस्ट में आता है या उसके प्रेफरेंस में आता है तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, जब फेवरेबल चेंजेस हों टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो डिमांड बढ़ेगी, और जब अनफेवरेबल चेंजेस हों टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, यानी सपोज कि कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है
या वो अब उसके प्रेफरेंस में नहीं रहा, वो उसको परचेज नहीं करना चाहता है, तो नेचुरली है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फेवरेबल चेंजेस जब आती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो डिमांड बढ़ती है, और जब अनफेवरेबल चेंजेस आए तो उसकी वजह से डिमांड में कमी आती है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो इनिशियल डिमांड जो था किसी प्रोडक्ट का वो डीडी है, ये इनिशियल डिमांड कर्व है, और अगर फेवरेबल चेंजेस आ रही हैं, अगर वो कंज्यूमर के टेस्ट में आ रहा प्रोडक्ट तो फेवरेबल चेंजेस आ रही हैं, तो ये कर्व जो है शिफ्ट होके आपका डी से D1 पे चला जाएगा। तो यहाँ डिमांड में वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ अगर अनफेवरेबल चेंजेस आ रही हैं, अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर के टेस्ट से बाहर हो रहा है तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और नया जो डिमांड कर्व है ये D2 बन जाएगा। तो इस तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर जो है ये भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में किसी वस्तु की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की जो संभावना है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। किस तरह से करती है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। व्हेन प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, अगर ये संभावना पैदा हो कि भविष्य में किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ सकती है, तो वर्तमान समय में उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज। सपोज कि कंज्यूमर को लगता है कि आने वाले कुछ समय में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाली है, तो वो आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो ये चीज़ महंगी हो जाएगी, तो वो आज ही उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करके अपने पास उसका स्टॉक रखेगा। दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन फ्यूचर, अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि निकट भविष्य में जो कीमतें हैं वो कम होने वाली है, तो वो आज के समय में, मतलब वर्तमान समय में उस चीज़ की डिमांड को वो कम कर देगा, डिमांड विल डिक्रीज इन दिस केस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ऐसा लग रहा है कि भाई भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर वर्तमान समय में उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, डिमांड कर्व शिफ्ट होकर डी से शिफ्ट होकर ये D1 पर चला जाएगा। और अगर ऐसा उम्मीद है कि प्राइसेस कम हो सकती हैं तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और ये D2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा डिमांड कर्व का, और ये नया डिमांड कर्व आपका D2 बन जाएगा। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का आकार। जब किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या के द्वारा डिमांड भी बढ़ती है, और अगर जनसंख्या कम हो तो फिर डिमांड में कमी आती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो 2011 में इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन थी इट वाज 121 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, और अभी 2020 में इंडिया की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, दिस इज क्लोज टू 138 करोड़। मतलब लगभग हम 17 करोड़ बढ़ चुके हैं पिछले 10 सालों में। तो नेचुरली है कि इंडिया में डिमांड भी बढ़ी है। तो जब किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है तो फिर डिमांड बढ़ती है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ मांग में वृद्धि होती है, और जनसंख्या में अगर कमी हो तो उससे जो डिमांड है उसमें भी कमी आती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इनिशियल डिमांड कर्व जो है वो डी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, और इसलिए जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होकर चला गया D1 पे।
नया डिमांड कर्व आपका बन गया D1 D1, दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व। ऑन द अदर हैंड अगर पॉपुलेशन में कमी आती है तो फिर डिमांड कम हो जाएगी और जो आपका डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होके आ जाएगा D2 D2 पर, तो ये नया डिमांड कर्व आपका बन जाएगा D2 D2। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। अगर आय का वितरण समान है तो फिर डिमांड बढ़ेगी और अगर आय का वितरण असमान है तो फिर डिमांड कम होगी। इन अदर वर्ड्स, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब है कि आय जो है समान तरीके से उसका वितरण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो नेचुरली है कि डिमांड बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्विटेबल है या अनइक्वल है तो फिर कुछ ही लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी और ज़्यादातर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो उससे डिमांड कम हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर होता है तो उस केस में जो डिमांड है इट विल इंक्रीज, एंड इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिमांड विल डिक्रीज। तो जैसा आप इस डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए इनिशियल डिमांड कर्व आपका DD है, लेकिन अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो तो डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड कर्व शिफ्ट होकर राइट साइड चला जाएगा, D1 D1 हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या इक्विटेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इस केस में जो आपका डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और जो नया डिमांड कर्व है ये आपका D2 D2 बन जाएगा। ये DD से शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, D2 D2 पे, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ डिमांड में कमी हो रही है, और जबकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने पर जो डिमांड कर्व है ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है और इस तरह से ये न्यू डिमांड कर्व जो है वो D1 D1 बनता है। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.